हमारे समाज में अक्सर कहा जाता है कि अगर कोई इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हो तो उसको लंबे समय तक अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि कई बार इंसान मदद मांगना चाहता है लेकिन किसी को बता नहीं पाता कि उसके साथ असल में हो क्या रहा है। लेकिन आपने कभी सोचा है कोई ऐसा इंसान किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहने लगे जो खुद अजीब चीज़ों और अंधेरे विश्वासों में यकीन रखता हो, तो क्या हो सकता है? शायद इसी वजह से देहरादून के एक गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली 19 साल की गायत्री की भी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। शुरुआत में बस इतना लगता था कि उसकी रूममेट थोड़ी अजीब है। रात के समय वो अपनी बेड पर बैठकर एक पुरानी सी किताब पढ़ती रहती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद गायत्री को एहसास हुआ कि उसकी रूममेट उस किताब में बस कुछ पढ़ नहीं रही थी, बल्कि कुछ ऐसा सीख रही थी जिसे वो किसी और को भी सिखाना चाहती थी। और जब गायत्री ने उसकी बात माननी शुरू की, उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस चीज़ से वो अपनी परेशानियों का हल मांग रही है वो धीरे धीरे उसके पूरे परिवार के पीछे पड़ने वाली है। लेकिन उस कहानी को समझने के लिए हमें उस रात से कुछ दिन पहले जाना पड़ेगा जब गायत्री पहली बार उस हॉस्टल में रहने आई थी। तो गायत्री का पहला दिन होता है हॉस्टल में। उसको वहाँ पर एक रूम अलॉट किया जाता है। एक्चुअली उस हॉस्टल में वो अपनी बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई करने आती है देहरादून में। अब उसकी जो रूममेट होती है ना, उसका नाम होता है संध्या। जब वो रूम में पहली बार आती है ना, तो वो संध्या को देखती है कि संध्या का अपीयरेंस जो होता है ना, वो काफ़ी अजीब होता है। जैसे उसके जो बाल होते हैं ना, वो अजीब तरीके से कटे हुए होते हैं, जैसे किसी ने खुद ही अपने बालों को कैंची से काट लिया हो। उसके नाखूनों पे काली नेल पेंट लगी होती है, काला टीका लगा रखा होता है, काले धागे से पहन रखे होते हैं अपने गले में, हाथों में, जो कि गायत्री को दिखने में काफ़ी अजीब लग रहे होते हैं। तभी वो रूम में आती है। वो संध्या से ना बात करने की कोशिश करती है। संध्या भी उससे पूछती है, कहती कहाँ से आई हो, मतलब बात करने में बिल्कुल नॉर्मल होती है, लाइक शी फील्स नथिंग रॉन्ग। उसको कुछ भी गलत नहीं लग रहा होता। लेकिन संध्या थोड़ा कम बोलने वाली थी, बहुत लेस टॉकेटिव थी। और इस हॉस्टल में ना गायत्री की आने की ना एक वजह थी। वो वजह ये थी कि गायत्री ना बहुत परेशान थी। उसके अपने पेरेंट्स से बिल्कुल नहीं बनती थी। आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे, बहुत ही ज़्यादा। बिल्कुल बात नहीं करती थी वो अपने पेरेंट्स से, बहुत ही कम। उसका शुरू से यही था कि मैं अपनी पढ़ाई करने तो हॉस्टल ही जाऊंगी। अब उनके क्या पर्सनल रीजंस थे वो तो नहीं पता, लेकिन उनकी आपस में बनती नहीं थी। ऊपर से साथ में गायत्री को अस्थमा की प्रॉब्लम थी। उसकी सांस फूल जाती थी, उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। मतलब काफ़ी ज़्यादा ना इरिटेट होके, परेशान होके वो इस हॉस्टल के अंदर आई थी। और गायत्री जो होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस भी होती है। भगवान में विश्वास रखने वाली, पूजा करने वाली, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होती है। अब जब गायत्री उस रूम में आती है ना, तो साथ में ना वो मूर्तियां लेके आती है भगवान की, कि मैं अपना हॉस्टल के रूम में ही एक छोटा सा मंदिर बना सकूं। और वो आके ये काम करती भी है, एक मंदिर बनाती है रूम में। तभी होता क्या है, नेक्स्ट नाइट गायत्री सो रही होती है। अब सोते सोते ना रात को बीच में एकदम से ना उसकी आंख खुलती है। और वो संध्या की तरफ जब देखती है ना, तो उसको क्या दिखाई देता है कि रात को, आधी रात को, संध्या ना एक किताब पढ़ रही है। एक किताब। गायत्री पूछती है कि संध्या, इतनी रात को ये क्या पढ़ रही हो तुम? संध्या एकदम से किताब बंद करती है, कहती है नहीं कुछ नहीं, बस मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए। और ऐसे बोल के बात काट के चुपचाप लेट जाती है, कुछ बताती नहीं है। गायत्री भी इस चीज को इग्नोर करती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग होती है। सभी लोग अपने हॉस्टल में क्लासेस वगैरह अटेंड करके शाम को वापस आते हैं। अब इवनिंग के वक्त क्या होता है, उसको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और उसी मंदिर के पास जाती है जो गायत्री ने बनाया था, और भगवान के आगे हाथ जोड़ के प्रे कर रही होती है कि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक कर दो, मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक कर दो। तभी संध्या आती है और पूछती है, कहती है कि क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो तुम? कहती है कि यहाँ पर मैं हॉस्टल में अपने घर से इतनी दूर आई हूँ और मेरे पेरेंट्स से भी ना मेरी बनती नहीं थी। मुझे आए हुए यहाँ पे 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन किसी ने मुझसे फ़ोन तक करके नहीं पूछा कि तुम कैसी हो। शायद वो लोग अभी भी मुझसे नाराज़ हैं। ऊपर से मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है। मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बेकार है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इन सब चीज़ों से ना संध्या नोटिस कर रही होती है कि गायत्री के लाइफ में ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी ज़्यादा, बहुत परेशान लड़की है वो। अब संध्या का ना एक स्केड्यूल था कि रात के समय जागना और उसी किताब को डेली पढ़ना। संध्या रोज की तरह एक रात उठती है और वो क्या देखती है
कि गायत्री की आंखें खुली हुई हैं और गायत्री अभी तक सोई नहीं है। तभी संध्या उससे पूछती है, कहती है तुम अभी तक सोई नहीं हो क्या? गायत्री कहती है कि नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पर, मैं बहुत परेशान हूँ। तभी संध्या उससे कहती है एक वक्त पर ना मेरी लाइफ में भी ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, बहुत ही ज़्यादा। गायत्री कहती है फिर? कहती है फिर क्या? फिर मुझे समझ में आ गया कि हर चीज़ भगवान नहीं दे सकते, हर चीज़ का सोल्यूशन भगवान के पास नहीं होता। ऐसी अजीब सी बात बोलती है। गायत्री बोलती है कि मतलब मैं कुछ समझी नहीं। कहती है कुछ नहीं, सो जाओ। और उसकी बात को काट कर दोबारा वही किताब पढ़ने लगती है, वही किताब। अब गायत्री के मन में बहुत अजीब सी चीज़ें चल रही होती हैं कि ये रात के समय यार किताब पढ़ती है और अजीब सी बातें कर रही है। गायत्री तभी उठती है, उसकी किताब में झांकने लगती है। संध्या एकदम से किताब बंद कर देती है। गायत्री कहती कि इसमें ऐसा है क्या जो तुम इस किताब को छुपाती हो, दिखाती भी नहीं हो? कहती है नहीं, कुछ नहीं है, वो कुछ पर्सनल है, तुम ऐसे मत देखो। उसकी बात को टाल देती है और किताब को तकिए के नीचे रख के वापस लेट जाती है और सोने लगती है। अब गायत्री के मन में ना एक क्वेश्चन घर कर रहा होता है, इस किताब में ऐसा है क्या? है क्या इस किताब में ऐसा? अब होता क्या है, नेक्स्ट डे दोनों अपनी क्लास वगैरह अटेंड करके वापस अपने हॉस्टल के रूम में ही आते हैं। अब रात को डिनर वगैरह करके दोनों साथ में बैठे होते हैं, सोने ही वाले होते हैं। तभी संध्या एकदम गायत्री से पूछती है, कहती गायत्री, कहती हाँ, वैसे तुम्हें अपनी लाइफ में चाहिए क्या, तुम्हारी विश क्या है? गायत्री कहती है कि मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप ना मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करें और मैं अपने अस्थमा से भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरी सारी बीमारियाँ भी ठीक हो जाएं। संध्या हाँ में सर हिला देती है और ये बात ख़त्म होती है और दोनों सोने के लिए लेट जाते हैं। अब उस रात भी ना गायत्री को ना नींद नहीं आ रही होती है, वो लेटी ही होती है। तभी वो सोचती है कि संध्या तो रात में उठती है, एक काम करती हूँ, संध्या से ही बात कर लेती हूँ, थोड़ा दिल हल्का हो जाएगा। करवट लेती है और संध्या की तरफ देखती है तो उसको क्या दिखता है कि संध्या ना नींद में बड़बड़ा रही है और ऐसे बड़बड़ा रही है जैसे किसी से बात कर रही हो, किसी की बातों का जवाब दे रही हो। ये चीज़ देख के ना गायत्री थोड़ा डर जाती है, लेकिन गायत्री को ये लग रहा होता है कि हो सकता है यार नींद में बहुत से लोगों की चलने की आदत होती है, बोलने की आदत होती है, हो सकता है ऐसी संध्या की भी आदत हो। वो इस चीज़ को भी इग्नोर करती है। नेक्स्ट डे ना लेकिन वो संध्या को बताती है, कहती है तुम्हें पता है तुम नींद में बोल रही थी? तभी संध्या उसको पता है क्या जवाब देती है, कहती है कि नहीं, मैं नींद में बोल नहीं रही थी, मैं किसी से बात कर रही थी। ये चीज़ सुन के ना गायत्री हिल जाती है कि इसको याद है और ये मेरे को बता रही है कि मैं किसी से बात कर रही थी, जबकि हमें नींद में याद नहीं होता अगर हम बड़बड़ाते तो हम क्या बोल रहे थे, क्या कर रहे थे। लेकिन संध्या को ये सब याद था। तभी होता क्या है, एक रात ना संध्या ना खुद बोलती है गायत्री से, कहती है तुम हमेशा से उस किताब के बारे में जानना चाहती थी ना, वो किताब काली शक्तियों की है, काली विद्या की। एक ऐसी शक्ति जो हमें हमारी ज़िंदगी में सब कुछ दिलवा सकती है, लेकिन उसका ना एक रूल होता है कि हमें भगवान से बिल्कुल मुंह मोड़ना पड़ेगा। सारी मूर्तियाँ, पूजा पाठ, सब कुछ दूर करना पड़ेगा अपने आप से। और उसको बोलती है अगर तुम चाहती हो तो ये किताब मैं तुम्हें भी दे सकती हूँ। तभी गायत्री बोलती है, कहती है नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए मैं भगवान को दूर नहीं कर सकती और मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती, नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। ऐसे बोल के संध्या को मना कर देती है। कुछ दिन बीतते हैं, गायत्री की लाइफ में फिर से एक और दिन आता है जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। गायत्री बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है और तभी संध्या के पास आके बोलती है, कहती है मैं करने के लिए तैयार हूँ, मुझे वो किताब चाहिए, अब कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी मौत ही क्यों ना आ जाए, लेकिन अब मेरा भगवान पे से विश्वास उठ चुका है, भगवान मेरी लाइफ में कुछ ठीक ही नहीं कर रहे हैं, मुझे वो किताब चाहिए संध्या, मुझे वो किताब दे दो। तभी संध्या उसकी आंखों में देखने लगती है
और वो किताब निकालती है, उसको देती है। कहती है इस किताब को तुम्हें आधी रात को ही पढ़ना है और इसमें जो जो लिखा है वो तुम्हें करना ही पड़ेगा, और उसके बाद तुम्हें हर वो चीज़ मिलेगी जो तुम अपनी ज़िंदगी में चाहती हो। अब गायत्री क्या करती है, अपने कमरे में से भगवान की सारी मूर्तियां हटा देती है, पूजा पाठ करना सब करना छोड़ देती है। अब गायत्री ना उस किताब को पढ़ना शुरू करती है। वो देखती है कि उस किताब के अंदर ना बड़ी अजीब अजीब थी शैतानी चीज़ें लिखी हुई हैं। वो इस किताब को पढ़ भी रही होती है, कमरे से भगवान की मूर्तियां भी हटा दी होती हैं, लेकिन वो संध्या से ना एक सवाल करती है। कहती है कुछ हो तो नहीं रहा है मेरी ज़िंदगी में, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। तभी संध्या कहती है कि थोड़ा सब्र तो रखो, हर चीज़ में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, तुम बस इसको पढ़ती रहो। अब उस किताब में ना एक पन्ना आता है जिस पे एक चीज़ करने के लिए गायत्री को कहा जाता है, और वो चीज़ होती है कि अपनी उंगली को थोड़ा सा काटो और उसके अंदर से जो खून की बूंदें निकले उसको पानी की बाल्टी में डालो और उस पानी से नहाओ। ये चीज़ गायत्री को बहुत ज़्यादा हिला देती कि ये मैं कैसे कर सकती हूँ। तभी संध्या उसको बोलती है, कहती है अरे कुछ नहीं होता, तुम करके तो देखो, तभी तो तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी होगी। उसको ऐसे समझाने लगती है। गायत्री बाथरूम में जाती है, अपनी उंगली को काटती है और ड्रॉपलेट्स पानी में टपकाने लगती है, टप टप टप, और उसी पानी से नहाती है। गायत्री को अंदर ही अंदर डर भी लग रहा होता है कि ये मैं कर क्या रही हूँ, लेकिन वो करके बाहर आती है। तभी होता क्या है, गायत्री की जिंदगी में ना जैसे मिरेकल हो गया हो। 1 घंटे बाद उसके घर से कॉल आती है उसकी माँ की, गायत्री बेटा घर आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। गायत्री हिल जाती है कि जो चीज़ मेरी जिंदगी में आज तक नहीं हुई वो होने कैसे लगी। अब गायत्री भी ना एडिक्ट होने लगी थी बहुत ही ज़्यादा उस किताब से, कि जैसे ये मैं पढ़ रही हूँ ना तो मेरी ज़िंदगी में मुझे वो मिल रहा है जो मैं चाहती हूँ। गायत्री उस किताब को पढ़ने लगती है, लेकिन गायत्री की ज़िंदगी में ऐसा हो रहा था जैसे वो उस किताब से जुड़ती ही जा रही है, जुड़ती ही जा रही है, जुड़ती ही जा रही है। उसमें जो जो लिखा है गायत्री करती ही जा रही है। अब होता क्या है, उस किताब के एक पन्ने पर पहुंचती है जिसमें लिखा होता है कि अपने बालों को काट के जला दो। अब ये चीज़ पढ़ के ना गायत्री हिल जाती है, और वो कहीं ना चीज़ों को कनेक्ट कर रही होती है कि जब मैं यहाँ पर आई थी ना तो संध्या के बाल भी बहुत अजीब तरीके से कटे हुए थे, और मुझे भी यही करने को कहा जा रहा है। वो कहीं ना कहीं चीज़ों को कनेक्ट कर रही होती है, लेकिन वो इस चीज़ को पढ़ कर डर जाती है कि यार ये मैं कैसे कर सकती हूँ, ये मैं नहीं कर सकती। वो संध्या को बताती है। संध्या कहती है कि इस किताब को तुम बीच में छोड़ नहीं सकती। गायत्री फिर भी मानती नहीं है, कहती है नहीं ये मेरे से नहीं होगा। और गायत्री क्या करती है, उस किताब को पढ़ना ही छोड़ देती है। और गायत्री के पास क्या खबर आने लगती है कि उसके घर में लड़ाई झगड़े बढ़ चुके हैं। गायत्री की तबीयत पहले से ज़्यादा खराब हो रही है, कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग्स गायत्री के साथ हो रही होती है। तभी वो संध्या को बताती है। संध्या कहती है मैंने तुमसे कहा था ना इसे बीच में मत छोड़ो, वरना हालात पहले से ज़्यादा खराब हो सकते हैं। अब मजबूरन गायत्री क्या करती है, अपने बालों को सीजर से काटने लगती है रोते रोते। आंखों में आंसू हैं और अपने बालों को काट रही है और उन बालों को जला देती है। और जब वो ये चीज़ करती है ना, चीज़ें फिर से नॉर्मलाइज होने लगती हैं, जैसे अब उसकी लाइफ उस बुक पे डिपेंड हो, उस काली विद्या की किताब पर डिपेंड हो, और चीज़ें फिर से ठीक होने लगती हैं। तभी गायत्री उस किताब के आखिरी पन्ने पर पहुंचती है, इस पे पता है क्या लिखा होता है कि अपनी माँ की जान ले लो। अब ये चीज़ पढ़कर ना गायत्री हिल जाती है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं कि ये मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं अपनी माँ की जान कैसे ले सकती हूँ, ये मैं नहीं कर सकती। और वो उस किताब को बंद करके हमेशा हमेशा के लिए रख देती है कि अब मैं एक किताब नहीं पढ़ूंगी। गायत्री जब रात में सोती थी ना तो सोते सोते उसकी चौंक कर आँख खुल जाती थी, और उसको ना हर वक्त ये एहसास रहता था जैसे उसके आसपास ना कोई हो। कमरे में उसको परछाइयाँ दिखाई देने लगी, सपने आते थे उसको अजीब अजीब, और सपने में उसको बहुत ही अजीब अजीब भयानक चेहरे दिखाई देने लगे जिससे वो चौंक कर उठ जाती थी।
उसकी लाइफ में डर भर चुका था। तभी वो संध्या को बताती है, संध्या मेरी लाइफ में ना ये सब हो रहा है और मुझे आखिरी बार मेरी माँ को मारने के लिए ही कहा गया था, लेकिन लेकिन मैं वो कैसे कर सकती हूँ। तभी संध्या उसको बोलती है, कहती है इस चीज़ का ना बस एक ही सोल्यूशन है, ये किताब किसी और को दे दो। गायत्री कहती है मतलब? कहती है अगर तुम इस किताब को अधूरा छोड़ना चाहती हो तो इस किताब को किसी और को देना पड़ेगा और उस इंसान को इस किताब को पढ़ना पड़ेगा, यही इसका रूल है। और कहती है ये किताब इसी तरह से मेरे पास आई थी और मैंने तुम्हें दी थी। अब तुम इस किताब से अपनी जान छुड़ाना चाहती हो तो ये किताब तुम किसी और को दे दो। गायत्री हिल जाती है कि ये मैं कैसे कर सकती हूँ, किसी और की लाइफ कैसे खराब कर सकती हूँ, और ना ही मैं अपनी माँ को मार सकती हूँ। वो रात गुजर जाती है, हॉस्टल का रूम अंदर से बंद होता है। संध्या और गायत्री में से कोई भी उस दिन क्लास को अटेंड नहीं करता। शाम बीत जाती है। हॉस्टल वालों में खबर फैलने लगती है कि गायत्री और संध्या क्लासेस अटेंड नहीं कर रही हैं। हॉस्टल का स्टाफ उसके गेट के बाहर आता है और गेट को खटखटाता है। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती, गेट को तोड़ना पड़ता है और अंदर क्या दिखता है कि गायत्री फांसी पर लटकी हुई है और साथ में संध्या भी बेड पर मरी हुई पड़ी हुई है। उसी हॉस्टल रूम के अंदर से 2 लाशें निकलती हैं उस दिन। साथ में एक चिट्ठी मिलती है, एक लेटर मिलता है जिसमें ये पूरी कहानी लिखी होती है कि गायत्री के साथ हुआ क्या था। लेकिन जब वो चिट्ठी पढ़ते हैं ना तो उस पूरे कमरे में वो किताब ढूंढी जाती है, लेकिन वो किताब उस कमरे में होती नहीं है। जैसे रहस्यमय तरीके से वो किताब गायब हो गई हो। उस कमरे में से उन दोनों की लाश तो मिलती है, लेकिन वो किताब आज तक नहीं मिली है। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिसमें हम लॉजिक ढूंढते भी हैं तो हमें मिल नहीं पाता, क्योंकि वो पैरानॉर्मल होती है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी कहानियां मिस नहीं करना चाहते तो चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।